फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे मोदी की उत्पीड़क भाषिक संस्कृति और मध्य वर्ग। सामान्य तौर पर मोदी के बारे में बात करते समय, मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये जान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकेले की कोई भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री का दायरा, नरेंद्र मोदी का दायरा वहां तक फैला हुआ है जहां तक उनका ये अनुयायी वर्ग, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके फेसबुक पर कैंपेनर हैं, वहां तक उनकी भाषा और विचारधारा का दायरा फैला हुआ है। मोदी की भाषा का दायरा सिर्फ होता था, कभी एक व्यक्ति की भाषा होती थी तो वो व्यक्ति तक सीमित रहती थी, उसी के संदर्भ में उसकी बात करते थे। लेकिन अब मोदी को सिर्फ मोदी के संदर्भ में और उनके बोले हुए वचन के संदर्भ में नहीं देख सकते आप। मोदी के द्वारा बोली गई बात और मोदी के भक्तों के द्वारा बोली गई बात, इन सबको मिला के जो बात बनती है वह मोदी की बात बनेगी। पहले यह होता था कि इंदिरा गांधी एक भाषा बोलती थी तो कांग्रेस में 36 तरह की लैंग्वेज थी। पंडित नेहरू के जमाने में जब पंडित नेहरू बोलते थे तो पंडित नेहरू के जमाने में दसियों किस्म की लैंग्वेज थी लोगों के बीच में, एकसार लैंग्वेज नहीं थी। अगर मुझसे पूछे कोई कि नरेंद्र मोदी में और पुराने प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या बुनियादी फर्क है, तो मैं बहुत ही विनम्रता से यह बात कहना चाहता हूं और आप लोगों से भी यह अनुरोध है कि आप इस बात पर सोचें। नरेंद्र मोदी के जमाने में नरेंद्र मोदी की जो भाषा है वही भाषा उनके साइबर सेल की भाषा है, वाइस वर्सा भी है। साइबर सेल की जो भाषा है वही नरेंद्र मोदी की भी भाषा है। नरेंद्र मोदी जिस भाषा में सोचते हैं, जिस भाषा में देखते हैं, उसी भाषा में फेसबुक में नरेंद्र मोदी के अनुयायी लिखते हैं। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो मोदी के अनुयायी हैं। अब आप सोचिए, इन करोड़ों लोगों में हालत यह है कि करोड़ों किस्म के लोग हैं ये, तो इसमें विविध किस्म की भाषा होनी चाहिए थी। लेकिन एक नई चीज, एक नई कल्चर जो नरेंद्र मोदी ने पैदा की कि अब प्रधानमंत्री जिस भाषा को बोलेगा, प्रधानमंत्री का कैंपेन जिस भाषा में शुरू होगा, उसी भाषा को, उसी स्ट्रक्चर को, उसी मुहावरे को, उसी शैली को पूरा देश, जिसमें उनके करोड़ों अनुयायी हैं, पूरा देश यानी करोड़ों लोग सिर्फ एक ही भाषा बोलेंगे। अगर एक बार नरेंद्र मोदी का जो, बीजेपी का जो साइबर सेल है, अगर साइबर सेल ने एक बार कह दिया कि किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनमें वे लोग भी हैं जो कि खालिस्तानी हैं, तो फिर लाइन लग जाएगी खालिस्तानी बोलने वालों की। अगर नरेंद्र मोदी और उनके साइबर सेल ने या उनके साइबर सेल के किसी राइटर ने कोई शब्द प्रयोग में इस्तेमाल में लाए, कोई पर्सपेक्टिव इस्तेमाल में लाए, तो फिर पूरा देश उसी एक भाषा को, उसी एक पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करने लगता है। पहले यह होता था कि नेता की भाषा अलग होती थी, जनता की विभिन्न किस्म की भाषा होती थी, उस जनता के जो फॉलोअर लीडर्स थे उनकी अलग अलग भाषा होती थी। अभी स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी जिस भाषा में बोलते हैं, योगी भी उसी भाषा में बोलते हैं, शिवराज चौहान भी उसी भाषा में बोलते हैं, येदियुरप्पा भी उसी भाषा में बोलते हैं। यानी कोई डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज के लेवल पर, और लैंग्वेज के लेवल पर ही नहीं, कॉन्सेप्ट के लेवल पर भी कोई डिफरेंस नहीं है।
राजनाथ सिंह लाख कहे कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साइबर सेल ने जो भाषा बोली है वो कौन सी भाषा है? वो है नरेंद्र मोदी की भाषा, राजनाथ सिंह की भाषा नहीं है। तो एक नई जो समस्या है जिसकी तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के मैदान में आने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद, उनका यह सिलसिला प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया के पहले से शुरू हुआ और उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि वे जो भाषा बोलें वही उनके अनुयायी भाषा बोलें, वे जो मैसेज कम्युनिकेट करें वही उनके अनुयायी मैसेज कम्युनिकेट करें, यहां तक कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो। और अब उसकी पराकाष्ठा देखिए, नरेंद्र मोदी और उनके अनुयायी जो भाषा बोलते हैं वही भाषा अब कई जज भी बोलने लगे। तो स्थितियां धीरे 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 नरेंद्र मोदी की भाषा का दायरा, उसका कैनवास लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें सभी लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है ना, वो जब वो 2014 में जीत के आए थे वो बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। तो जो ही नोटबंदी आई तो नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के दौरान जो भाषा पैदा हुई वो भाषा कुछ लोगों को, जो लोग छूट गए थे, उनको अच्छी लगने लगी। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा संबंध रहा है, वे उसके सदस्य रहे हैं और उन्होंने बरसों उसके लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज पर एक सिरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के असर का है, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर होंगे तो उस भाषा में तो काम नहीं कर सकते, तो आपको एक अलग भाषा बनानी पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शानदार चीज विकसित की और वो शानदार चीज क्या थी? वो उनकी नहीं है। वो शानदार चीज ये विकसित की जब वो सत्ता पर काबिज हो गए तो उन्होंने बुर्जुआजी की भाषा को एडॉप्ट कर लिया और बुर्जुआजी की भाषा की धुरी थी एंटी लेफ्ट। हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुत्व की भाषा बोल के नरेंद्र मोदी शासन नहीं कर सकते थे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने जो भाषिक संसार को विकसित करने के लिए बुर्जुआजी की भाषा को एडॉप्ट किया और उसकी धुरी थी एंटी लेफ्ट, एंटी कम्युनिस्ट। और इसके लिए सबसे पहला टारगेट चुना गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर वो भाषा बड़े स्केल पर कम्युनिकेट की गई। ये जो एंटी लेफ्ट बुर्जुआजी की भाषा का एक तरह से मूलाधार है और इस अर्थ में नरेंद्र मोदी बहुत शानदार ढंग से बुर्जुआजी की सेवा करते रहे हैं। बुर्जुआ भाषा बोलेंगे, एंटी लेफ्ट बोलेंगे, कारपोरेट हितों की सेवा करेंगे, बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों का संरक्षण करेंगे। यह भाषा किसकी थी? भाषा किससे पहचानी जाती है? भाषा शब्दों से नहीं पहचानी जाती। भाषा एक संदर्भ में होती है। भाषा जिस संदर्भ में इस्तेमाल की जा रही है उससे भाषा का अर्थ तय होता है। हम में से अधिकतर लोग हैं जो कि भाषा को सिर्फ भाषा के रूप में देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो कुछ कहा नहीं कहा है। क्या कहा है? अब आपको संदर्भ देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के बाद सत्ता में आने के बाद 2014 में सत्ता ग्रहण करने के बाद में संदर्भ कौन सा बनता है। नरेंद्र मोदी जिस समय सत्ता संभालते हैं तो देश में एक लिबरल उदार माहौल था। नरेंद्र मोदी ने पहला काम यह किया कि उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट किया और पैराडाइम शिफ्ट में उन्होंने जो सबसे बड़ी छलांग लगाई वो ये थी कि ये जो उदार माहौल है, उदार भाषा का माहौल है, उसमें उन्होंने प्रशासनिक भय की भाषा पैदा की और इस प्रशासनिक भय की भाषा
के जरिए उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर प्रशासन के भय को निर्मित किया। हर व्यक्ति बोलने के पहले, लिखने के पहले आतंकित रहता है कि नरेंद्र मोदी कुछ कर देंगे। और ये जो प्रशासन के भय की जो भाषा है, इस भाषा को निर्मित करने के लिए उन्होंने पुराने जो प्रचलित शब्द है उन्हीं का इस्तेमाल किया, लेकिन वातावरण कौन सा बनाया? अब आपको धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करते समय ऐसा लगेगा कि आप आतंकित महसूस करेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन किस संदर्भ में? भय के माहौल में, आतंक के माहौल में, लिबरल माहौल में नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता किससे परिभाषित होगी? भाषा का अर्थ उसके व्यवहार के अर्थ से जुड़ा होता है। तो जो लोग नरेंद्र मोदी के लिखे हुए को ध्यान देते हैं, उनके बोले हुए को ध्यान देते हैं, उन्हें कायदे से उसके बाहर जाना होगा। हमें देखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रशासन के भय और प्रशासन के आतंक का जो माहौल पैदा किया, उसने राजनीतिक डिस्कोर्स की, राजनीतिक विमर्श की, लोकतांत्रिक कम्युनिकेशन की भाषा को कितना और किस हद तक प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी ने किसी को धमकी नहीं दी, किसी को नहीं कहा, लेकिन एक बोले तो ईडी के छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, सीबीआई के छापे पड़ेंगे। ये जो प्रशासन के भय की भाषा एक निर्मित की और उसे टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया। तो नरेंद्र मोदी के टूल्स, भाषिक टूल्स कौन से हैं? जो लोग भाषा का अध्ययन उसकी स्क्रिप्ट में करते हैं, टेक्स्ट में करते हैं, नरेंद्र मोदी की भाषा टेक्स्ट में नहीं मिलेगी। वर्चुअल रियलिटी के एक बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं पॉल विरिलियो। पॉल विरिलियो ने इस बात को रेखांकित किया कि ये जो इस तरह के जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी टाइप जो नेता हैं, वो किस तरह की भाषा निर्मित करते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव फियर की भाषा निर्मित करते हैं। वे कैसा शासन निर्मित करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फियर। तो भाषा वो बात करते समय किस पर ध्यान जाना चाहिए? भाषा के संदर्भ पर। जो व्यक्ति बोल रहा है वो किस संदर्भ में बोल रहा है और किस माहौल में बोल रहा है। भाषा कहां रहती है? मातृभाषा नहीं होती। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं ये बात। न कोई पितृभाषा होती है। भाषा परवेश की उपज होती है। भाषा परवेश में निर्मित होती है और परवेश में ही बनती है। तो 2014 से जो चीज विकसित की गई, वो चीज क्या थी? जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं एक सजेस्ट कर रहा हूं। ग्राहम ग्रीन की एक पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ फियर। पढ़ें आप लोग और आप जानने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से भय की भाषा का एक प्रशासन की भाषा के तौर पर विकास किया है। और इस भय की भाषा से मीडिया परेशान है। मैं नहीं कहूंगा कि मीडिया बिक गया है, वो तो ये तो संभव ही नहीं है। ये कहना ठीक नहीं होगा। भय का एक तरह से वातावरण निर्मित किया गया है, तो हर एक आदमी अपनी जान बचाने में लगा हो। मैं भी जब लिखता बोलता हूं, पढ़ता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में, तो मुझे भी बार बार मेरे दोस्त लोग यही कहते हैं कि सावधान रहिए। भय की भाषा, भय का प्रशासन, भय की भाषा और भय के प्रशासन का लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं। अब हमारे यहां लोकतंत्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, संविधान है, संसद है, न्यायपालिका है, लेकिन एक चीज जिस पर बात नहीं हो रही वह है भय का प्रशासन और भय का वातावरण। आप भय का प्रशासन और भय का वातावरण हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर काम करें, फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कैसे आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो 300 जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कैसे व्यवहार करते हैं। आप तय मान लीजिए, नरेंद्र मोदी ने भय की भाषा के जरिए और भय के प्रशासन के जरिए
सिर्फ देश को ही नहीं, अपनी पार्टी के सांसद और नेताओं को भी आतंकित किया हुआ है। बोल नहीं सकते। 6 जून से किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि अब दिल्ली तक आ गया, और दिल्ली में भी वो 40-41 दिन उन्हें हो गए दिल्ली के आसपास बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक सांसद हैं। आप अखबार उठाइए, कोई भी अखबार उठाइए, आपको सिवाय कुछ मंत्रियों के अलावा किसी भी सांसद के बयान नहीं मिलेंगे। क्यों? सांसदों की कोई राय नहीं होती, सांसदों को कोई जानने का हक नहीं होता, सांसद बोलेंगे कैसे? भय की भाषा, भय की भाषा भय के परिवेश से जुड़ी हुई होती है। और इसमें जो नई चीज घट रही है वो ये कि भाषा वही है जो कि किसी जमाने में इंदिरा गांधी बोलती थी, राजीव गांधी बोलते थे, प्रणब मुखर्जी बोलते थे, या मनमोहन सिंह बोलते थे। नरेंद्र मोदी लैंग्वेज, अगर टेक्स्ट देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज में फर्क मिलेगा आपको, वो है परिवेश। तो नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उन्होंने भाषा का संदर्भ बदल दिया है। और ये जब आप भय की भाषा, भय का प्रशासनिक आतंक, ये सारी चीज जब आप क्रिएट करते हैं तो आप हमेशा एक चीज से आशंकित रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो सेक्युलर हैं, बहुत ही लाइक माइंडेड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन डरे रहते हैं कि कहीं आरएसएस के लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं बीजेपी के लोग नाराज ना हो जाएं उनकी बात सुन के। वो डरे रहते हैं कहीं मोदी के लोग उनके कामकाज को नष्ट न कर दें। क्यों? 2014 के पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, कोई सरकार सत्ता में नहीं आई क्या? सरकारें आई और गईं, विभिन्न दलों की सरकारें आई और गईं, लेकिन भय का परिवेश किसी भी सरकार ने निर्मित नहीं किया। नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये कि उन्होंने भय के परिवेश की सृष्टि की। और ये जो भय के परिवेश की सृष्टि है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, ये साधारण चुनौती नहीं है। एक और चीज, वो विनम्रता से कह रहा हूं मैं आपसे, नरेंद्र मोदी ने जो ढांचा बनाया और जो कैंपेन का लेवल पिच फिक्स की है, उसमें आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ तर्क से जीत नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को तर्क से पछाड़ नहीं सकते। जो लोग इस तरह की लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, आप सोचिए हिटलर ने कैसा माहौल पैदा किया होगा। एग्जैक्टली हिटलर की भाषा के मॉडल को नरेंद्र मोदी ने एडॉप्ट किया। हिटलर की भाषा का एक बड़ा एरिया था बुर्जुआ लैंग्वेज, भय का वातावरण और एंटी लेफ्ट एरिया। नरेंद्र मोदी कोई भी काम एंटी लेफ्ट लैंग्वेज के बिना नहीं करते। अरे आपको जेएनयू में सुधार करना है, आप जेएनयू में सुधार कीजिए, उसमें लेफ्ट राइट को गाली देने की जरूरत नहीं है। आपका वाइस चांसलर है, आपके पास एकेडमिक काउंसिल है, आपके पास में शिक्षा मंत्रालय है, आपके पास में पूर्ण बहुमत है संसद में, आप पूरा का पूरा जेएनयू का एक्ट बदल दीजिए। लेकिन नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने एक वाइस चांसलर बिठाने के बाद में पूरे देश में कैंपेन किया टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से। और उसका पर्पज क्या था? अरे जिन 3 लड़कों ने, 4 लड़कों ने, 5 लड़कों ने उनके तर्क के हिसाब से देशद्रोही काम किया तो उनको उठा के जेल में डाल देते आप। लेकिन जेल में डालना पर्पज नहीं था, पर्पज यह था कैसे कैंपेन किया जाए, कैसे आतंकित किया जाए। तो पहली जो चुनौती है वो ये कि समझने के लिए कि नरेंद्र मोदी की भाषा पर विचार करते समय हमें यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे प्रभावशाली अस्त्र सेना नहीं है, पुलिस नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो सबसे ताकतवर बटालियन है वह है उसकी साइबर सेना।
कहते थे ना, स्पेन का जो जनरल फ्रैंको था, जो कि फासिज्म का एक आइकॉन माना जाता था, वही अवस्था हिटलर की थी और वही अवस्था मुसोलिनी की थी। तो कहते थे कि फ्रैंको की जो सबसे ताकतवर शक्ति कौन है? 5वीं बटालियन, यानी वे जो उसके बोलने वाले लोग थे, उसके लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने भाई की सृष्टि की थी। सो नरेंद्र मोदी की जो ताकत है वो कौन सी है? 2/3 बहुमत नहीं, यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की ताकत यह नहीं है कि उनका कितनी विधानसभाओं में शासन है। नरेंद्र मोदी की ताकत कल खत्म हो जाए अगर आप साइबर सेल बंद कर दें। साइबर सेल के, बीजेपी के साइबर सेल के कैंपेन का, उसकी पुनरावृत्ति जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें जो पुनरावृत्ति है वो पुनरावृत्ति देखने लायक है। मतलब आप देखिए, सामान्य सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। अभी 6 जनवरी को ट्रंप के लोगों ने हमला किया सीनेट में, अंदर जाके हमला किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की पूरी टीम ने पूरे देश को कन्विंस कर दिया। आपने कभी ऐसी अंतरराष्ट्रीय चेतना देखी है? पूरे देश को कन्विंस कर दिया, अपने फॉलोअर्स को कन्विंस कर दिया, और सारे फेसबुक पर उनके जो पोस्ट है उसको, उन सबको कन्विंस कर दिया कि वहां जो लोग कर रहे हैं और यहां जो किसान कर रहे हैं वो एक ही जैसा है। अब आप सोचिए, जबकि नरेंद्र मोदी का कभी किसी ने विरोध नहीं किया। जब वो इलेक्ट होकर आए तो लोगों ने सहर्ष उनको सत्ता सौंपी, सबने उन्हें बधाई दी, सबने उनसे उम्मीद की कि वह संविधान के अनुसार काम करेंगे। किसानों ने कोई एक भी चींटी नहीं मारी प्रतिवाद में। 6 जून से आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन 6 जनवरी को जो अमेरिका में सीनेट में जो हमला हुआ उसमें तो 4 लोग मर गए। वहां तो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। भारत के किसान तो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साइबर सेल में, जिसे 5वीं बटालियन, हिटलर की भाषा में कहें, फ्रैंको की भाषा में कहें, नरेंद्र मोदी की ताकत कौन सी है? उसकी 5वीं बटालियन। जो लोग आसानी से फेसबुक पर पोस्ट लिखते रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के टीचर भी हैं, उसमें कॉलेज के टीचर भी हैं, उसमें और तमाम लोग भी हैं, उन्हें मालूम नहीं विदेश नीति का मतलब क्या होता है, लेकिन वे कन्विंस हैं कि वहां जो लोग 5-6 तारीख को जो किया है उन्होंने, और यहां जो किसान कर रहे हैं वो एक है। इसे कहते हैं इकसार भाषा में सोचना। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के ट्रंप के साथ में गहरे रिलेशन रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के हथियार उद्योग के मालिकों के साथ में गहरे रिश्ते रहे हैं, और यह ओपन फैक्ट है कि हिंदुस्तान में हथियार उद्योग की नींव रखने में नरेंद्र मोदी की गहरी भूमिका है। और उसमें सबसे करप्ट जो व्यक्ति है अनिल अंबानी, उसको सबसे बड़े ठेके दिलाए गए, जिसको 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने करप्ट घोषित किया है, भ्रष्ट घोषित किया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का उसके ऊपर हाथ है। क्यों? क्योंकि 5वीं बटालियन साइबर सेल जो पूरे देश में कैंपेन किए हुए है, वो कैंपेन क्या है? वो किस तरह का कैंपेन है? कौन सी भाषा? अब आप सोचिए, अरे भाई नरेंद्र मोदी ने कोई बात कही तो समझ में आई कि भाई नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते कोई बात कही, लेकिन हरियाणा का आदमी तो हरियाणवी में सोचेगा, पंजाब का आदमी तो पंजाबी में सोचेगा, ब्रिज का आदमी ब्रिज में सोचेगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु अपनी अपनी भाषा में सोचेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के अनुयायी अपनी अपनी भाषा में नहीं सोचते, वो सिर्फ एक भाषा में सोचते हैं, वो नरेंद्र मोदी की भाषा। सबकी भाषा एक जैसी होती है, बंगाल में वही भाषा, तमिलनाडु में वही भाषा, हर जगह एक ही भाषा। तो कौन सी चीज इस प्रक्रिया में घटित हो रही है? ये जो नरेंद्र मोदी के जो करोड़ों अनुयायी हैं, वे कौन सी चीज कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का समर्थन करना गलत नहीं है,
उन्हें पूरा हक है नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का, जैसे हमें पूरा हक है नरेंद्र मोदी का विरोध करने का। हमारी और योगेंद्र यादव की भाषा मिलती है क्या? हमारी और दर्शन सिंह की, जो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह, उनकी भाषा मिलती है क्या? नहीं। उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। हमारी भाषा राजीव गांधी से, राहुल गांधी से मिलती है क्या? नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके कैंपेन की भाषा पूरे देश में आपको एक जैसी भाषा मिलेगी। क्यों? क्या घट रहा है इसमें? इसमें सबसे पहली चीज घट रही है, ये जो करोड़ों लोग हैं जो कि मोदी के अनुयायी हैं, वे अपनी अपनी हत्या कर रहे हैं। जब आप अपनी भाषा नहीं बोलते एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप सबसे पहला काम करते हैं अपना विध्वंस करते हैं, अपना नाश करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली गिफ्ट 2014 के बाद जो हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों को दी, वो ये दी कि उनसे उनकी भाषा छीन ली। अब वे जो हिंदुस्तान के जो करोड़ों नौजवान हैं जो नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं, वे सिर्फ नरेंद्र मोदी की भाषा में बोलते हैं और सोचते हैं। वे अपनी भाषा में सोचते नहीं है, बोलते नहीं है। अपनी भाषा में सोचेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे तो उनके अपने मुहावरे में बोलेंगे, अपनी शैली होगी। पटना में, रांची में, कलकत्ते में, तमिलनाडु में, अरे कहीं कोई वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। और आप देखिए यहां अभी किसान आंदोलन के सारे नेताओं के आप वक्तव्य सुनते हैं, कोई पंजाबी में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई और किसी भाषा में बोल रहा है, जर्नलिस्ट अपनी भाषा में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के फॉलोअर जर्नलिस्ट भी सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, और वो वही भाषा होती है जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक, उनकी जो 5वीं बटालियन है, उसने एक बड़ा काम किया कि उसने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों की भाषा को एक सिरे से उनसे छीन लिया। अब लोग अपनी भाषा में नहीं बोलते, वो सिर्फ एक भाषा बोलते हैं, साइबर सेल की भाषा। नरेंद्र मोदी एक ही भाषा बोलते हैं, वो है साइबर सेल की भाषा। इसलिए अचानक आप देखेंगे सारे लोग एक ही तरह से बोलते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही भाषा लिखते हैं, एक ही मुहावरे में लिखते हैं। होता यह है कि व्यक्तियों की अपनी विशिष्टता होती है, उनकी अपनी व्यक्तिनिष्ठ धारणाएं होती हैं, उनके अपने निजी अनुभव होते हैं, और वे अनुभव उनकी अभिव्यक्ति का हिस्सा होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स के बीच में आपको यह डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको लगातार यह फर्क आपके बीच से गायब होता जा रहा है। एक और चीज है, नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज की ब्यूटी यह है कि एक, मैं अपनी तरफ से मैंने किसी तरह से बनाने की कोशिश की है, मैं नहीं जानता कि सही बनी है गलत बनी है। वो जो लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की, हम वहां नहीं हैं, लेकिन हम आप में ही हैं। मैं नरेंद्र मोदी को एकदम पसंद नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूं नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए। वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। हम वहां नहीं है, लेकिन हम आप में भी हैं। यही थी 5वीं बटालियन की थ्योरी, और यही चीज नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक के जेहन में उतार दी है। साधारण गृहिणी जो कभी अखबार नहीं पढ़ती, लेकिन वह यह कहती है कि यह किसान जो है वो ठीक नहीं कर रहे, उसे मालूम नहीं है किसान नीति क्या है, किसान कानून क्या है, किसानों की दिक्कतें क्या है, उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसका मानना है नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं। अब आप सोचिए, तो नरेंद्र मोदी की जो लैंग्वेज की पहुंच है, वो पहुंच उन लोगों के बीच में भी है जो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं जानते। और ज्यादातर लोगों की स्थिति है कि वे कुछ नहीं जानते, लेकिन वे एक चीज मानते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ठीक कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही चीज है, बार बार जो उनके जो कम्युनिकेशन है उसकी एक ही चीज है कि लोगों के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर कब्जा करो, और अगर कोई निकल गया है तो फिर दोबारा कोशिश करो, कब्जा करो। इस मसले पर निकल गया तो दूसरे मसले के जरिए कब्जा करो। इसलिए आपने देखा होगा कि अनेक लोगों को विभिन्न मसलों के टाइम पर अलग अलग तरह से शिफ्ट करते हमने नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हुए देखा है।
ये जो रंग बिरंगे लोग हैं, कौन 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 वर्ग है जो सबसे बड़ा फॉलोअर है नरेंद्र मोदी का? मैं टेलीविजन नहीं देखता, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं टेलीविजन में क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज भरोसे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के पास में दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा दल, लेकिन उस दल में सिर्फ एक भाषा चलती है और वह है नरेंद्र मोदी की भाषा, जिसे हम लोग कहते हैं 5वीं बटालियन की भाषा। एक बटालियन है सेना, एक बटालियन है जज कोर्ट, एक बटालियन है संसद, और एक बटालियन है स्वयं नरेंद्र मोदी, और 5वीं बटालियन है साइबर सेल। और ये जो 5 बटालियन है, ये 5 बटालियन में 5वीं बटालियन है निर्णायक और प्रभावशाली। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में, मैंने आज सुबह ही पोस्ट लिखी, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर तबलीगी जमात के रेफरेंस का इस्तेमाल करता है तो मेरे लिए चिंता की चीज है। कोई प्रमाण नहीं आज तक हिंदुस्तान के किसी भी अदालत में, भारत सरकार प्रमाण देने में असफल रही है कि तबलीगी जमात का कोरोना के संप्रसारण से कोई संबंध है। लेकिन चीफ जस्टिस क्यों? वही जो हम नहीं है लेकिन हम आप में हैं, ये जो बेस लाइन है जिसके इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज का पूरा फ्रेमवर्क और पूरा कैंपेन टिका हुआ है। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की भाषा नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी आरएसएस की भाषा एकदम नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी प्योर बुर्जुआ लैंग्वेज बोलते हैं जिसकी धुरी है एंटी लेफ्ट, जिसकी धुरी है कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हम लोग अपने जहन से निकाल दें इस बात को कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्पोक्समैन हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्पोक्समैन नहीं है। नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज बुर्जुआ लैंग्वेज है। बुर्जुआ लैंग्वेज कैसी होती है, वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे उसके अंदर छद्म छल तमाम चीजें ऑपरेट करती हैं, मैं इसके डिटेल्स में कभी बाद में जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बहुत बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के भाषिक संसार पर और भाषिक संस्कृति पर विचार करते समय पहली चीज जिसे दिमाग में रखना है वह है प्रशासनिक भय और आतंक का वातावरण। इससे वे सारे के सारे कम्युनिकेशन को प्रभावित और निर्धारित कर रहे हैं। एक अन्य चीज, अगर आप थोड़ा सा मेरे कहने से कभी हिटलर की और गेस्टापो की भाषा का अध्ययन करें तो आपको बहुत मजेदार चीज मिलेगी। गेस्टापो में भी यही भाषा थी, एक ही भाषा थी। जो हिटलर ने जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, यातना शिविर बनाए थे, उन यातना शिविरों के साथ जुड़ी हुई और हिटलर के पूरे कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई एक ही भाषा थी। सारा जर्मनी एक ही भाषा में बोलता था। उसमें शब्द तक नहीं बदलते थे लोग। और एक किस्म की भाषा एक नए किस्म की आदत या संस्कार निर्मित करती है। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में दूसरा बड़ा काम यह किया है कि उन्होंने जो इकसार भाषा का जो प्रचार किया, एक ही किस्म की भाषा का प्रचार किया है। आप इसे मोदी भाषा कहें या ना कहें, आप इसे कोई भी भाषा कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप इसे। लेकिन ये जो इकसार भाषा में सारे लोगों के कम्युनिकेशन का आना, समाज विज्ञानियों ने, भाषा विज्ञानियों ने सबसे पहले इस तरह की भाषा को गेस्टापो की भाषा के नाम से निर्मित किया। हम लोग कह सकते हैं अपने हिंदी में यंत्रणा की भाषा। और इस भाषा की खूबी क्या है?
मान न मान मैं तेरा मेहमान। आप इस भाषा को मानने के लिए मजबूर हैं, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आप अपने पद पर नहीं रहेंगे। यंत्रणा की भाषा आपको मानने के लिए मजबूर करती है। ये जो भाई का प्रवेश है उसमें वो तमाम लोग रहते हैं जो बड़े ताकतवर लोग हैं, वो भी रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग भी डरे रहते हैं। अब आप देखिए कि इस नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग का है, जो कि इनका फॉलोअर है, जो उनकी इस इकसार भाषा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा पुनरुत्पादक है, सबसे बड़ा प्रचारक है। और नरेंद्र मोदी ही क्यों, वो हिंदुस्तान के स्टेट का, राज सत्ता का भी सबसे बड़ा उत्पादक और प्रचारक है। तो नरेंद्र मोदी ने जो इकसार भाषा पैदा की, यंत्रणा की भाषा पैदा की, वह भाषा आज राष्ट्र की भाषा बन चुकी है। राष्ट्र की भाषा हिंदी नहीं है, यंत्रणा की भाषा राष्ट्र की भाषा है। और यह यंत्रणा की भाषा का राष्ट्र की भाषा के तौर पर संप्रसारण करने में मध्य वर्ग की और निम्न मध्य वर्ग के लोगों की केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि यह राष्ट्र के पर्याय के तौर पर देखा जाता है। तो इस अर्थ में नरेंद्र मोदी का तो यह अचीवमेंट माना जाएगा कि उन्होंने मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को अपनी भाषा में और यंत्रणा की भाषा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वे उसी में सोचें, उसी में बोलें, उसी में जिए और कांपते रहें। जब बोलें तो कांपें, दहशत महसूस करें। अब आप एक तरफ ये यंत्रणा की इकसार भाषा देखिए और दूसरी तरफ ये मध्य वर्ग को, और दूसरी तरफ किसानों को देखिए। किसानों की भाषा इकसार भाषा नहीं है। कोई पंजाबी में बोल रहा है, कोई तमिल में बोल रहा है, कोई तेलुगु में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई हरियाणवी में बोल रहा है, कोई ठेठ जाट शैली में बोल रहा है। अलग अलग शैलियां, अलग अलग रूप भाषा के दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मध्य वर्ग है, जो कि बड़ा हिस्सा इसका, जो कि नरेंद्र मोदी का फॉलोअर है, इस मध्य वर्ग के साथ में किसान वर्ग की भाषा का कोई मेल नहीं है। नरेंद्र मोदी की भाषा का भी किसान की भाषा के साथ में कोई मेल नहीं है। तो ये गैप दिखाई दे रहा है। किसानों को नरेंद्र मोदी की बात समझ में नहीं आ रही, नरेंद्र मोदी को किसानों की बात समझ में नहीं आ रही। बातचीत हो चुकी है, 8 राउंड हो चुके हैं और भी अभी और राउंड होंगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी का और नरेंद्र मोदी के अनुयायियों का, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनका भाषिक संसार अलग है और किसानों का भाषिक संसार अलग है। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को सुना है अपनी लाइफ में, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में राकेश टिकैत ने जो भाषा बोली है, दर्शन सिंह ने जो भाषा बोली है, और ये तमाम जो पंजाब के जो किसान नेताओं ने जो भाषा बोली, उसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं सच में मुग्ध हो गया हूं उनके ऊपर। इतनी प्यार से और रेजिस्टेंस की, प्रतिवाद की भाषा मैंने सोची नहीं थी कभी, मैंने सुनी भी नहीं थी कभी। तो ये तो एक गैप किसानों के बीच में और मध्य वर्ग के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो इसका कारण यह है कि ये दोनों एक अलग अलग किस्म के भाषिक संसार को जीते हैं। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से इस पर ध्यान जाना चाहिए। वो ये कि नरेंद्र मोदी के पहले भी नीतियां बनी है देश में। पिछले 6 साल के दौरान जो नीति बनी है उन्हें छोड़ दें, अगर उसके पहले देखें तो पूरा देश तैयार ही हुआ। पूरे 2014 के पहले कभी यह नहीं हुआ कि कोई नीति लागू करते समय सरकार उत्पीड़न का, भय का, गिरफ्तारी का, राष्ट्रद्रोह का केस लगाए।
हमारे नागरिकता कानून बना जो पिछले 50 साल से 60 साल से लागू रहा, लेकिन कभी भी उसको लेकर गिरफ्तारियां नहीं हुई राजद्रोह की के नाम पर। लेकिन 2014 के बाद जो नीतियां बननी शुरू हुई नरेंद्र मोदी के आने के बाद, तो प्रत्येक नीति के साथ में भय एक एसेंशियल और सजा एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पर सामने आया। अरे साधारण सी चीज है, ये किसानों को समझाना चाहते हैं कि पराली मत जलाओ, इससे प्रदूषण नष्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ वो समझाएंगे नहीं, इन्होंने सीधे कानून डिक्लेयर किया और सीधे लागू किया, गिरफ्तारी की, जुर्माने किए, और कितने करोड़ों करोड़ों रुपए जुर्माने। अनिल अंबानी पर एक पैसे का जुर्माना नहीं किया गया, 3 बैंकों ने उसे भ्रष्ट घोषित किया है, ना उसे गिरफ्तार किया गया। हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया, वो देश में घूम रहा है वो छुट्टा सांड की तरह। तो नरेंद्र मोदी की कोई भी नीति बिना भय के और दंड के वो इंप्लीमेंट ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो परिवेश बनाया जिसकी मैंने आपसे अभी चर्चा की, वो परिवेश कौन सा बनाया हुआ है? आतंक और भय का परिवेश, प्रशासनिक परिवेश। और कहा क्या जा रहा है? हर नीति के साथ सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि यह नागरिकों की सुरक्षा और विकास के लिए है। अब जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं पिछले दिनों में, आप उठाइए उन्हें। अरे जब नागरिकों की सुरक्षा और विकास के लिए है तो आप इतना दंडित क्यों कर रहे हैं लोगों को? जिन लोगों ने नए नागरिक कानून का, संशोधित नागरिक कानून का विरोध किया, उनमें से करीब 2 से 25 से अधिक लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। कभी सोचा आपने? 60 साल तक नागरिकता कानून लागू रहा, लेकिन कभी किसी के खिलाफ में नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए एक भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पिछले किसी सरकार ने नहीं चलाया। एक से मिलिटेंट आंदोलन हुए, असम, नागालैंड, मणिपुर, तमाम जगहों पर आंदोलन हुए, लेकिन कहीं पर भी किसी को भी राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया। साठ के दशक में बड़े पैमाने पर हिंदी विरोधी आंदोलन हुए, अंग्रेजी विरोधी आंदोलन हुए, लेकिन कभी किसी को दंडित नहीं किया गया कि उससे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद के भी नारे लगाए, तब भी लोगों को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा गया। और न उन पर केस चले। तो जो नई चीज, जो कानून आते हैं पिछले 6 साल में, जो जितने भी कानून आए, वो सारे कानून एक खास मुहावरे के तहत गूंथ कर पेश किए गए। और वो मुहावरा यह था कि सरकार जो है वो नागरिकों की सेवा करना चाहती है, उनका विकास करना चाहती है, और इसके लिए जरूरी क्या है? भय, दंडित करना। कमाल है। आंदोलन किया और फाइन, कानून बना के फाइन। योगी सरकार ने तो यूपी में किए नागरिकता कानून का, जिन लोगों ने फाइन किया उनके घर की कुर्की तक हो गई। तो ये जो नीति और ये इसका जो फ्रेमवर्क है जो कि चल रहा है, इस फ्रेमवर्क में दंड और भय, और जो विरोध कर रहा है उसको क्रिमिनल घोषित करने की मानसिकता, यह सरकार के उस 5वीं बटालियन के बुद्धि की देन है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत जरूरी है। पिछले 6 वर्ष में सत्ता के शिखर से जितने बड़े पैमाने पर विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल किया गया, उतना इस्तेमाल कभी नहीं हुआ।
अरे आपको अगर ये लगता है कि लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके पास में मौजूदा कानून है, आप उसे उठाइए, बंद कर दीजिए, एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। लेकिन नहीं, वो पहले उनके मुख्यमंत्री घोषणाएं करेंगे कि लव जिहाद के खिलाफ में वो कानून बनाएंगे, और ढोल की तरह बजाएंगे उसे। ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें अन्य धर्म के, अन्य जाति के लोग एक दूसरे से शादी विवाह कर सकते हैं। हर एक धर्म में अलग अलग शादी की व्यवस्थाएं हैं, कानूनन व्यवस्थाएं हैं। तो जो नई चीज जो पिछले 6 साढ़े 6 साल में विकसित हुई वो ये कि सत्ता के शिखर से विभाजनकारी भाषा। एक तरफ आपने भय की सृष्टि की और भय की और आतंक की भाषा पैदा की, दूसरी तरफ एक ऐसी भाषा पैदा की जो कि जब भी कोई भी चीज हो, आप डिवीजन की लैंग्वेज के बिना आप कोई, आपका आख्यान या आपका नैरेटिव कंप्लीट नहीं होता। आप कोई भी कानून बनाएं, आप पहले डिवीजन करेंगे, और डिवीजन किसके बीच में होगा सब लोग जानते हैं। कोर एनिमी कौन है? कोर एनिमी कौन है जिसको कि बार बार हाईलाइट किया गया और रेखांकित किया गया? हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 70 साल की जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की उपलब्धि है वो ये कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों में मध्य वर्ग का उदय हुआ और एक शक्तिशाली मध्य वर्ग सामने आया। हम लोग सब जानते हैं कि दलितों में एक ताकतवर मध्य वर्ग का उदय हुआ, और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज और अच्छी चीज है ये। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि लगातार ऐसे स्टेप लिए जाएं जिससे कि इसकी कमर तोड़ी जाए। जाहिर है कि रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, तो रिजर्वेशन के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं कि रिजर्वेशन कैसे नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर देखें और समझें, इसके लिए तरह तरह के नए तर्क गढ़े जा रहे हैं। और ये तर्क कौन गढ़ रहा है? राजनीतिक दल कैंपेन करे समझ में आती है, लेकिन सत्ता कैंपेन करे ये समझ में नहीं आती। ये पहली बार ऐसा हुआ कि विभाजनकारी भाषा को सत्ता के शिखर से प्रवाहित किया जा रहा है, और उसको 5वीं बटालियन साइबर सेल कैरी आउट करता है। तो एक नई चुनौती है ये हम सब लोग सबके लिए कि इस विभाजन की भाषा से सबसे ज्यादा प्रभावित जो वर्ग है वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। और अब इसका गांव में भी प्रसार हो रहा है इस भाषा का। जिसे हम लोग हेट लैंग्वेज कहते हैं। एक और चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो घट रही है। लगातार एक चीज कम्युनिकेट की जा रही है कि ये जो मोदी का जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये वे लोग हैं जो मोदी के खिलाफ में अहर्निश विरोध करते रहे हो। मोदी के साथ में उन्होंने सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया है। मोदी की भाषा को जो लोग नहीं मानते, ये वे लोग हैं जो कि मोदी के साथ में दुर्व्यवहार करते रहे हैं, जिनको मोदी के अच्छे काम पसंद नहीं है। अब आप यहां से सोचिए कि मोदी का विरोध करना या मोदी के दृष्टिकोण से असहमत होना, उनके कैंपेन से असहमत होना, अगर यह हो कि आप मोदी के शत्रु हैं, हम असहमत हैं, हम शत्रु नहीं हैं, मोदी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, मोदी भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारे भाई की तरह हैं। मोहन भागवत भी हमारे भाई की तरह वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। उसी तरह कोई भी मुस्लिम या ईसाई नेता भी हमारे भाई की तरह जो हिंदुस्तान का नागरिक है।
और हम चूंकि ट्रू सेंस में वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, इसलिए हम हर मनुष्य को भाई की तरह देखते हैं। हमारी असहमति उसके विचारों से, उसके दृष्टिकोण से है। हमारी मोदी से असहमति उनके विचारों से, उनके दृष्टिकोण से, उनके राजनीतिक कार्यक्रम से है। हमें पूरा हक है, इस संविधान के तहत हमें पूरा हक मिला हुआ है, और इस हक को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यह खैरात में नहीं मिला। अगर इस हक को प्रिजर्व करना है तो आपको कुर्बानी बार बार देनी पड़ेगी। ये जो अभी 60 से अधिक किसान 60 किसान मर चुके हैं किसान आंदोलन में, 40-41 दिन में जो बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है किसान आंदोलन, ये असल में डेमोक्रेसी की एक तरह से उसको चंगा करने के लिए दी गई कुर्बानियां हैं। हम सबको पीड़ा है इसके लिए, लेकिन क्या यह पीड़ा नरेंद्र मोदी को है? नरेंद्र मोदी को कोई पीड़ा नहीं। नरेंद्र मोदी के अंदर कोई गुस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी के साइबर सेल के अंदर कोई गुस्सा नहीं है। तो आप सोचिए यहां से कि अगर लोग अपने लोकतांत्रिक हकों की रक्षा करते हुए मर जाएं तो उनके लिए इनके पास में कोई स्कीम नहीं, जबकि ह्यूमन राइट्स का तकाजा है कि आप उन सब लोगों को जो आंदोलन करते हुए मरे हैं उनके लिए कंपनसेशन डिक्लेयर करें। नरेंद्र मोदी की नीतियों के जो विक्टिम हैं वो नोटबंदी में थे, 150 से अधिक लोग मर गए, लाइन में खड़े खड़े के मर गए, किसी के लिए कंपनसेशन डिक्लेयर नहीं किया। कोरोना में अनेक लोग पीड़ित हुए और मर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी कंपनसेशन डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का ह्यूमन राइट्स के पैमानों में कोई विश्वास नहीं है। किसान 60 से अधिक किसान 60 किसान मर चुके हैं। सरकार को कंपनसेशन डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि वे आंदोलन करते हुए मरे हैं, वो हवा खाते हुए नहीं मरे। तो नई लैंग्वेज कौन सी विकसित हुई है? एक ऐसी भाषा जिसमें के अंदर किसी भी किस्म की मानवीयता नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, कोई ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। एक अन्य पहलू जिसको के कायदे से हमें समझना चाहिए वो ये कि नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज का प्रत्युत्तर खोजते समय आशावादी होना बेहद जरूरी है। मुझे किसान आंदोलन या नए नागरिक कानून के खिलाफ में जो आंदोलन या और दूसरे भी आंदोलन जो मजदूरों किसानों की छोटी छोटी हड़तालें और आंदोलन हुए हैं वो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनमें एक खास किस्म का आशावाद दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज ने एक परिवेश निर्मित किया है और वह निराशावादी परिवेश निर्मित किया कि अब कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को इस निराशावादी परिवेश को क्वेश्चन करते हुए आशावादी परिवेश के साथ खड़े होकर ही आप नरेंद्र मोदी की भाषा का प्रत्युत्तर खोज सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे, नरेंद्र मोदी को आप तर्क से पछाड़ नहीं सकते। आप फेसबुक पर लाख तर्क कीजिए, आप कन्विंस नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी कहां पराजित होंगे? नरेंद्र मोदी जन आंदोलन में पराजित होंगे। नरेंद्र मोदी तर्कहीन कब लगते हैं? जब आप किसान आंदोलन देखते हैं। नरेंद्र मोदी तर्कहीन कब लगते हैं, नीतिहीन कब लगते हैं? जब आप शाहीन बाग आंदोलन देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, उसकी विचारधारा का प्रतिरोध कहां से होगा? लॉजिक से? जी नहीं, उसका प्रत्युत्तर तैयार होगा आशावादी पैराडाइम में खड़े होकर। उसका प्रत्युत्तर तैयार होगा जन आंदोलन के आधार पर। आप लाख कोशिश कीजिए, जनता कन्विंस है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला।
क्योंकि उन्होंने सबको समझा दिया है। वो कौन सी चीज समझाई है? देश के लिए एक नायक की जरूरत थी और एक नायक मिल चुका है। और नायक कौन है? नरेंद्र मोदी। लोग कन्विंस है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प खोज लो तो नरेंद्र मोदी को हटा देते हैं, और नरेंद्र मोदी का विकल्प आएगा नहीं। ठीक यही पद्धति, जनता को कन्विंस करने की यही पद्धति हिटलर ने अडॉप्ट की थी, गेस्टापो की भाषा के जरिए, और आम जर्मन वासियों को कन्विंस कर दिया था कि हिटलर का कोई विकल्प नहीं है, हिटलर अपराजेय है, वो कभी हारता नहीं है। आप लाख कोशिश करें, हिटलर हारेगा नहीं, क्योंकि हिटलर लगातार एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, लगातार विभिन्न देशों को जीतता चला जा रहा था। लेकिन रिजल्ट क्या आया? हिटलर हारा कि नहीं हारा? हिटलर मरा कि नहीं मरा? जनता ने अपने अनुभव से सीखा और देखा कि हिटलर हारता है। क्यों? किस बिना पर? आशावादी दृष्टिकोण के आधार पर। जर्मन लोगों के जहन में निराशावादी दृष्टिकोण भर दिया गया था कि हिटलर अपराजेय है, महान है, और इसे अब कोई नहीं हरा सकता। ठीक यही चीज नरेंद्र मोदी के बारे में आम लोगों की चेतना में बिठा दी गई है, और खासतौर मध्य वर्ग के लोगों की चेतना में। तो चुनौती कहां है? आशावादी रहे या निराशावादी हो? हिटलर की पराजय से हम सबक लें कि हिटलर हार सकता है। अपराजय जैसी कोई चीज नहीं है। रावण अपराजय था लेकिन हारा। किससे हारा? टुइया से, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भाइयों, छोटे छोटे लोगों से, बंदरों के जरिए हारा। नायक था वो, 10 चेहरे थे उसके पास में, हर तरह का वरदान था उसके पास में, और मेघनाथ जैसा दिग्विजय करने वाला बेटा था उसका। अल्टीमेटली हारा। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो मिथ मोदी की भाषा ने निर्मित किया है कि मोदी महान है और अपराजेय है, ये मिथ गलत है और फॉल्स है, एकदम असत्य है। मोदी अपराजेय नहीं है, मोदी नायक नहीं है, मोदी निर्मित नायक है। और उन लोगों के लिए नायक है जो मीडिया में जीते हैं, टीवी ऑन किया, टीवी ऑफ किया, मोदी महान है। आप टीवी से प्रचार बंद करा दीजिए, खाली टीवी से प्रचार बंद करा दीजिए। ये जो गृहिणियां जो अभी मोदी भक्त हो गई हैं, ये जो तमाम किस्म के मध्य वर्ग के लोग जो मोदी भक्त हो गए, तबाही के बावजूद, यानी मोदी के बारे में किसी भी किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़े हुए सवालों पर वे लोग बात नहीं करना चाहते, तो कन्विंस हैं क्योंकि मोदी महान है, मोदी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर पलट के पूछेंगे क्या कर रहा है तो बता नहीं पाते क्या कर रहा है। तो असल चुनौती कहां है? असल चुनौती है कि हम एक आशावादी दृष्टिकोण रखें कि मोदी पराजित हो सकता है। किसान आंदोलन ने ये होप, ये आशा का संचार किया है। मैं किसान आंदोलन की मांगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं कुछ भी। 6 जून से पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया, आज वो राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। और उसने एक ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, एक वैकल्पिक भाषा, जो कि गेस्टापो की भाषा, जो 5वीं बटालियन की भाषा के विकल्प के तौर पर निर्मित की है, वो दी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आखिरी चीज जो इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि मोदी की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उन्माद के बिना कम्युनिकेशन नहीं होता। पूरी विज्ञापन की
ये जो तमाम किस्म के जो इनके जनसंपर्क एजेंसियां हैं उनकी जो रणनीति है, उनकी जो साइबर सेल है उसकी रणनीति है, उसमें यह है कि कोई भी कम्युनिकेशन उन्माद के बिना नहीं होता मोदी का। जिस दिन से मोदी आए हैं, मोदी के पहले और भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्माद की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्माद के एलिमेंट का अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करते थे। मिसेस गांधी ने 71 में पाकिस्तान को पराजित किया, पाकिस्तान का विभाजन किया और बांग्लादेश का निर्माण किया, लेकिन उस समय भी उन्माद की भाषा नहीं थी, ना अखबारों में थी न रेडियो में थी। नरेंद्र मोदी ने तो कोई एक छोटी सी चौकी तक पाकिस्तान से हथिया ही नहीं 6 साल में, लेकिन सारे लोगों के जेहन में यह भूस भर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ में सिकंदर है। एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल में हालत यह है कि पिछले 6 साल में कश्मीर में स्थिति बद से बदतर हुई है। आज कश्मीर भारत का राज्य नहीं है, वो कश्मीर भारत का हिस्सा तो है, लेकिन राज्य के तौर पर उसकी पहचान नष्ट हो गई है। अब आप सोचिए, आपने 60-65 साल में मेहनत करके उसे एक राज्य के तौर पर खड़ा किया। नरेंद्र मोदी के 6 साल के शासन में उस राज्य का और ज्यादा विकास होना चाहिए था, वहां समृद्धि आनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का तो राज्य का स्टेटस ही खत्म हो गया। अरे कोई पलट के पूछे तो सही कि इससे किसे लाभ हुआ? कश्मीर ताकतवर बनता, कश्मीर की जनता आर्थिक तौर पर ताकतवर बनती, वे कदम उठाए जाने चाहिए था कि वे कदम उठाए गए जिससे कि कश्मीर की जनता कमजोर हुई, आर्थिक तौर पर विपन्न हुई। आपका 370 से मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि इसका असर क्या होगा जनता पर? पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। साधारण तौर पर जो चीज समझ में नहीं आती लोगों के कि वह एक राज्य था, आज वो राज्य नहीं है। आपकी कश्मीर को लेकर कोई भी पॉलिसी रहे, लेकिन वो राज्य तो रहना चाहिए। आज वो राज्य नहीं है, और ये भारत के राज्यों के गणना में एक नंबर की कमी है। तो 6 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी कि भारत के नक्शे से एक राज्य गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? कोई तो कारण होगा। कोई कारण नहीं है। वहां कभी किसी ने कोई मांग नहीं की कि यहां राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाए। यहां तक कि बीजेपी ने भी मांग नहीं की कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने स्वयं डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव जीता था, राज्य खत्म करने के नाम पर चुनाव नहीं जीता था। तो आप 370 को एबॉलिश करें तब भी उन्माद, आप नया नागरिकता कानून लाएं तब भी उन्माद। यानी अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पीसफुली यह निर्णय दे दिया कि आप राम मंदिर बनाइए और आप एक मंदिर ट्रस्ट कि कानून के तहत बनाना है, उसे आप बनाइए। यानी सरकारी कानून की देखरेख में मंदिर बने। बात खत्म नहीं हुई। अब उसके लिए घर घर वसूली, चंदा अभियान। हम सोच रहे थे कि राम मंदिर के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी, टेंशन खत्म हुई। टेंशन खत्म नहीं हुई। अब राम मंदिर के लिए चंदा अभियान शुरू हुआ तो उसके लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। यानी आप सामान्य चंदा भी वसूल करने जाएंगे तो आप उन्माद की भाषा में करेंगे, विभाजन की भाषा में करेंगे। आप कोई भी नीति लागू करने जाएंगे तो वो उसका जो कैंपेन होगा, यानी आपने शिलान्यास किया वहां तक ठीक है, आपने अपने हिसाब से पूरी कमेटी बनाई वहां तक भी ठीक है, लेकिन अब यह कौन सा तरीका हो गया कि अब उसके लिए पूरे देश में घर घर से चंदा वसूली होगी?
हर एक से चंदा मांगा जाएगा और जो नहीं देगा मंदिर तो वो अभी हैदराबाद में भी बना है रामानुजाचार्य का, हैदराबाद के पास तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रयत्न करके बनवाया, 1200 करोड़ रुपया खर्च किया है उन्होंने। और उन्होंने ये मंदिर बनाते समय कहीं कोई कोई कंपेन नहीं चला उसका, बहुत शानदार मंदिर बना है, अभूतपूर्व मंदिर बना है। तो राम मंदिर में ऐसी क्या बात है कि उसके लिए आपको इतनी उन्मादित भाषा का और उन्माद का और उसके लिए पूरे के पूरे राष्ट्रीय तंत्र का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। तो नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज में एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, वो ये कि वहां कोई भी एक्शन, वो 5वीं बटालियन की जो लैंग्वेज थी वो उन्माद की लैंग्वेज थी। उन्माद के बिना नरेंद्र मोदी का कोई भी कैंपेन, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री राहत कोष से 2000 रुपया किसानों के पास भेजेंगे भी तो वह भी उन्माद की भाषा में भेजेंगे। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता कि ये उदाहरण दे दे के नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन किसानों से बात की, दिलचस्प है उसमें कोई किसान था ही नहीं। पहले भी इस तरह की जो बातचीत हुई उनमें पाया गया कि वहां कोई किसान था ही नहीं। काहे को इतना झूठ बोलते हो? तुमने पैसे दे दिए, तुमने लोगों की मदद कर दी, ठीक है, किस्सा खत्म हुआ। लेकिन नहीं, आप पैसा नहीं देते, आप लोगों की मदद नहीं करते, आप लोगों के अंदर उन्माद का बीज वपन करते हैं कि आपकी जो मदद ले वो अब उन्माद को भी हजम करे और फिर उन्माद में रहे। तो अब एक नई जो समस्या आई है वो ये कि ये जो इक्सार भाषा जिसको कि नरेंद्र मोदी ने विकसित किया, जिसको कि पूरा का पूरा देश उनके अनुयायी एक ही भाषा बोलते हैं, वो चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो भारत के हों, दूसरे क्षेत्र के हों, वे उन्माद की भाषा में बात करते हैं और इस उन्माद की भाषा के जरिए वे भाषाई वैविध्य को नष्ट कर रहे हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरी गहरी चिंता है कि ये जो भाषाई वैविध्य है हिंदुस्तान का, नरेंद्र मोदी अगले 50 साल तक प्रधानमंत्री है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे परेशानी है कि अगर नरेंद्र मोदी के रहते हुए अगर भाषाई वैविध्य नष्ट होता है तो मुझे परेशानी है। ये जो इक्सार भाषा, ये जो उन्माद की भाषा, ये जो भाषा का पिछले 6 साल में जो पूरा तंत्र विकसित किया गया है, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक लफंगा जिस भाषा में बोल रहा है और एक प्रोफेसर जिस भाषा में बोल रहा है, दोनों नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं, उनकी एक भाषा कैसे हो सकती है? आपको यह अंतर ही नहीं पता चलेगा कि तमिलनाडु के किसान की जो नरेंद्र मोदी का अनुयायी है उसकी भाषा और जो शिवराज सिंह चौहान है उसकी भाषा एक कैसी हो सकती है। इक्सार भाषा के प्रयोग ने, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो यंत्रणा की भाषा है, वो गैस्टापो की भाषा है, उस यंत्रणा की भाषा ने भाषाई वैविध्य को नष्ट किया है और नरेंद्र मोदी ने यह सबसे बड़ी क्षति की है पिछले 6 साल में। हमारी कोई दिलचस्पी अभी फिलहाल इस वक्तव्य में इसमें नहीं है कि किसान क्या कर रहे हैं, हम आराम से बात करेंगे कभी और। हमारी दिलचस्पी है कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषिक संसार निर्मित किया है, उस भाषिक संसार में भाषाई वैविध्य को गंभीरता से क्षतिग्रस्त किया गया है। और जब आप भाषाओं को छीन लेते हैं, आदमी के पास भाषा नहीं होती तो आदमी गूंगा होता है, गुलाम होता है। ये जो अभी इतनी बड़ी गुलाम मानसिकता आपको दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक भाषाई वैविध्य को लोग भूल चुके हैं। एक अन्य चीज जो इस पूरे प्रोसेस में क्रिएट हुई है वो ये कि ये जो भाषाई वैविध्य था, ये खाली भाषाई वैविध्य थोड़ी था, बल्कि इसमें कल्चर और व्यक्तियों का वैविध्य भी था। मैं हिंदी भाषी हूं, मैं ब्रिज का रहने वाला हूं, तो ब्रिज की संस्कृति और ब्रिज की भाषा, उसका एक संदर्भ अलग है। कोई बंगाली भाषी है, कोई तमिल भाषी है, कोई आंध्रा भाषी है, तो ये जो व्यक्ति और संस्कृतियों का जो वैविध्य है उसको भी आप इसके बहाने नष्ट कर रहे हैं। सिर्फ भाषाई वैविध्य नष्ट नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया?
आपने जो इकसार भाषा जो साइबर सेल के जरिए पैदा की, आपने अपने कैंपेन के जरिए पैदा की, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गेस्टापो की भाषा, ये यंत्रणा की भाषा, ये बुर्जुआजी की भाषा है। ये वह भाषा है जिसको हिटलर ने कल्टीवेट किया था। ये वह भाषा जो कारपोरेट की भाषा है। ये जो इकसार भाषा है, इस इकसार भाषा ने कौन सी चीज रिप्लेस की? भाषाई वैविध्य, संस्कृतियों का वैविध्य, और इसने व्यक्तियों के वैविध्य को रिप्लेस किया। और इस पूरे प्रसंग में आप किस पर निर्भर हैं अभी? आप वो या तो इस उन्माद की भाषा को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आप एनिमी घोषित कर दिए जाएंगे। अब आप सोचिए कि हमारी एजुकेशन जिन लोगों ने हासिल की है, शिक्षा जिन लोगों ने हासिल की है, वो एजुकेटेड लोग हैं फेसबुक पर, जिनके पास डिग्री है। वो एजुकेटेड लोगों को कन्विंस कर दिया गया है कि वे अपने भाषाई वैविध्य और सांस्कृतिक वैविध्य को भूल जाएं। अब एक साधारण सी चीज है, समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई यंग लड़का है, कोई बेरोजगार है, कोई हिंदी भाषी है, कोई बांग्ला भाषी, हर एक की अपनी संस्कृति अलग अलग है। लेकिन आपको यह संस्कृति का वैविध्य नजर नहीं आएगा वहां कहीं। इसलिए वहां एक खास तरह की इकसार भाषा, उन्माद की भाषा, सामाजिक विभाजन की भाषा वो बड़े पैमाने पर क्रिएट की जा रही है। और इसने अंत में कौन सी चीज नष्ट होगी? जब आप भाषाई वैविध्य, सांस्कृतिक वैविध्य आप इसे नष्ट करेंगे तो क्या भारतीयता बचेगी? भारतीयता नहीं बचेगी। तो ये जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का वो कैंपेन करें, मुझे आपत्ति नहीं है इसमें। मेरी आपत्ति है कि वे इकसार भाषा में क्यों लिखते हैं और बोलते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को, जो भोजपुरी का है, मगधी का है, जो और किसी भाषा का है, उसे मैंने कभी अपनी भाषा के मुहावरे में सोचते, अपनी कल्चर के बारे में सोचते देखा ही नहीं फेसबुक पर, सोशल मीडिया में। वो ना अपनी भाषा में बोलता है, ना अपनी भाषा में लिखता है। और आप देखिए किसानों को, वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अपने मुहावरे में बोल रहे हैं। आप उनके दृष्टिकोण से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन उनके पास अपनी भाषा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके अनुयायियों के पास में अपनी भाषा नहीं है। वे सिर्फ नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हैं। और ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, और इसने एक नई समस्या को हमारे सामने रखा है। और वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, नरेंद्र मोदी की नीतियां छोड़ दीजिए, वो डेवलपमेंट जितना करे करके दिखाएं हम, लेकिन जो भाषा के जरिए वे जो तबाही मचाए हुए हैं, सांस्कृतिक तबाही मचाए हुए हैं, उससे भारतीयता नष्ट हो रही है। सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है भारतीयता। जज साहब को भी चिंता नहीं है इसकी। ये जो भाषाई इकसारपन है, जो भाषाई, ये जो इस तरह का जो बवाल है, जिससे कि हर व्यक्ति प्रभावित है, जज भी प्रभावित है। जज के पास में भी अपनी भाषा नहीं है। जज भी अब साइबर सेल की भाषा में बोलते हैं और लिखते हैं। पीड़ादायक है। नॉर्थ ईस्ट के एक जज ने तो बाकायदा राम मंदिर के संदर्भ में उस समय बोल दिया, लिख दिया था। कोर्ट को बाकायदा दूसरे प्रोसेस के जरिए उसे रिवर्स करना पड़ा। मैं एक अन्य चीज कह के, वो ये कि नरेंद्र मोदी की एक लैंग्वेज में दो शब्द बहुत आते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं इस देश को बहुत प्यार करता हूं, इस धरती को बहुत प्यार। वो धरती को नमन करके घुसे थे संसद में, और वो संसद गई। नरेंद्र मोदी को दो चीजों से बहुत प्यार है। एक तो वो देश जिसे हम लोग भारत कहते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं मुझे बहुत प्यार है। और दूसरा ये कि वे बार बार कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं।
अब आप उनकी किसी भी पॉलिसी के बारे में बात करते समय उनके गरीबी के बेटे या वो चाय वाले या उनके जीवनी के किसी भी रेफरेंस का इस्तेमाल करके उनकी नीति को विश्लेषित नहीं करते और न पढ़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी एक कंगाल घर में पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी भूखों मरते थे, नरेंद्र मोदी के पास में झोला नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास में कुछ नहीं है। इन चीजों का नरेंद्र मोदी की भाषा और नीति से कोई संबंध नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया है वो ये कि ये जो उनके जो फ्रेज है, धरती का लाल, मैं इस मातृभूमि के लिए कोई भी चीज करने के लिए तैयार हूं, किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है लेकिन करता कुछ नहीं है। आखिरी बात कह के मैं यहां रोकूंगा फिलहाल इसे। इसमें और भी बातें हैं जो बाद में हम किसी समय कहेंगे। नरेंद्र मोदी की जो लोग भाषा बोलते हैं और लिखते हैं उनको हम लोग, मतलब नरेंद्र मोदी के लोग चरित्रवान मानते हैं, अच्छे चरित्र का मानते हैं। और जो लोग नरेंद्र मोदी की भाषा नहीं बोलते उसे वो चरित्रहीन मानते हैं, गलत मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं। उनके खिलाफ में वो केस करते हैं। तो अगर आपको चरित्र का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप नरेंद्र मोदी की भाषा बोलिए, और आपको चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप किसानों की भाषा बोलिए। अब आप सोचिए, जिसने भाषाओं के वैविध्य को नष्ट किया, जिसने संस्कृतियों के वैविध्य को अस्वीकार किया, जिसने एक ही भाषा में, एक ही मुहावरे में, एक ही टेक्स्ट में पूरे देश को कम्युनिकेट करने के लिए भय के वातावरण के जरिए तैयार किया, उसे हम चरित्रवान कहेंगे? उसे क्या अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का या नेता का हम प्रमाण पत्र देंगे? मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो नहीं दे सकता। एक अच्छे चरित्रवान नेता का लक्षण यह है कि वह भाषाई वैविध्य को माने, सांस्कृतिक वैविध्य को माने। मानने का मतलब कागज पे नहीं, वो भाषण में नहीं, प्रैक्टिस में। सांस्कृतिक वैविध्य को मानने का मतलब है संस्कृतियों के सह अस्तित्व को मानना। इसके लिए आतंक की जरूरत नहीं और भय की जरूरत नहीं है। अब आप कर क्या रहे हैं? आप वो सांस्कृतिक वैविध्य और सांस्कृतिक जो विभिन्न बहुलता है इसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लगातार कैंपेन हो रहा है, एक ही कैंपेन हो रहा है। इस देश में रहने वाले लोग कौन है? भारत में जो लोग रहते हुए कौन है? सब हिंदू हैं। लैंग्वेज कौन सी लिखी जाएगी? राजनीतिक डिस्कोर्स किस भाषा में होगा? सिर्फ एक ही भाषा में होगा, वह है 5वीं बटालियन की भाषा, गेस्टापो की भाषा में, जिसे हम लोग साइबर सेल कहते हैं। और अगर हम ये भविष्य बनाएंगे लैंग्वेज का, लैंग्वेज के डिस्कोर्स का, तो इसमें सबसे अधिक नुकसान किसका है? सबसे अधिक नुकसान तो जनता का है। सबसे अधिक नुकसान तो इस मध्य वर्ग का है, जो मध्य वर्ग अभी सबसे ज्यादा इसकी आरती उतार रहा है। पिछले 6 वर्ष में सबसे बड़ी चीज जो नरेंद्र मोदी ने पैदा की है वो ये है कि मध्य वर्ग के लैंग्वेज और कल्चर और विवेक, इन 3 चीजों को नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है। अब इस मध्य वर्ग के पास में अपनी भाषा नहीं है, अपना मुहावरा नहीं है। आप रोड पर जाइए, आप लोगों से बात कीजिए, आप लोगों की बात सुनिए। जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया, मतलब 6 जनवरी को घटना हुई अमेरिका में, लेकिन आज सारा हिंदुस्तान इस बात से कन्विंस कर दिया गया है कि 6 जनवरी की घटना अमेरिका में करने वाले लोग, सीनेट पर हमला करने वाले लोग,
और ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये लोग एक है। ये जो इकसार कम्युनिकेशन है कि एक यहां से बटन दबाई और वहां वो ओपन हुआ दिमाग में, ये है सबसे खतरनाक चीज। इसने आपकी राजनीति, आपका लोकतंत्र, आपका संविधान, आपका दैनंदिन जीवन एक सिरे से पंक्चर करके रख दिया है। चुनौती किस बात की है? चुनौती इस बात की है कि हर स्तर पर हर वर्ग के जन आंदोलन पैदा किए जाएं। आप नरेंद्र मोदी को जन आंदोलन के बिना परास्त नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की इकसार भाषा को जन आंदोलन के बिना परास्त नहीं कर सकते। आप इसे प्रचार में हरा नहीं सकते। और दूसरी चीज, आशावाद, नरेंद्र मोदी हार सकता है। हम ये दिमाग से निकाल दें कि नरेंद्र मोदी अब हार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी हार सकता है, यह आशावाद का रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह चीज हिटलर से सीखी है। यह हमारे लोगों के जहन में उतार दी गई है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी अपराजय है, वो जब तक रहेगा, वो जिंदा रहेगा, तब तक वो जीतता रहेगा। यह गलत धारणा है। हिटलर हारा था, हारा ही नहीं, उसने आत्महत्या की। किस आधार पर हम सोचते थे ये? उस जमाने में क्यों सोचते थे ये लोग? आशा के आधार पर कि नहीं, हिटलर भी हार सकता है, हिटलर भी पराजित हो सकता है। वह हिटलर जिसने कि लगातार देश दर देश विजय हासिल की थी, वह हिटलर जब पराजित होना शुरू किया तो सिर्फ आत्महत्या करके मरा और उसके घर में घुस के लोगों ने हमले किए। जरूरत किस बात की है? आशावाद का संचार करने की जरूरत है, निराशा से लोगों को निकालने की जरूरत है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो लैंग्वेज पैदा की है वह निराशा के प्रवेश को निर्मित करती है, भय के प्रवेश को निर्मित करती है, आतंक के प्रवेश को निर्मित करती है। और इसका एकमात्र प्रत्युत्तर है जन आंदोलन। क्योंकि जन आंदोलन जो लोग करते हैं, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे वो 100 लोग हों, चाहे वो पंजाब के किसान हों, चाहे वो जाट हों, चाहे वो गुर्जर हों, चाहे वो जो लोग हों, जो लोग जन आंदोलन करते हैं वे बुनियादी तौर पर आशा का संचार करते हैं। हम लोगों ने समझ क्या रखा है, अरे किसानों की तो अरे किसानों की मांग मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन किसानों ने एक चीज पैदा कर दी है। नागरिकता कानून ने एक चीज पैदा कर दी, वो थी आशा। आशा का संचार एक बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र के लिए। आप लोकतंत्र में आशा के सहारे ही जिंदा रहते हैं। आशा का संचार करना किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, आप इसे मांग पूर्ति के आधार पर नहीं देखें। वो मांगे उठाई गई, वो मानी गई क्या? 100 दिन आंदोलन चला, उसकी सफलता, वो सफल हुआ क्या? आंदोलन कभी सफल नहीं होते। 100 में से 99% आंदोलन असफल होते हैं। लेकिन वे आंदोलन सारे देश के लिए, देश की जनता के लिए एक चीज छोड़ के जाते हैं, वह है आशा, उम्मीद, परिवर्तन की आकांक्षा। दुनिया बदल सकती है। हिटलर ने करोड़ों लोगों को मार दिया, पूरा जर्मन समाज उसके गुलाम था, उसके जय जयकार बोलता था। सारा जर्मन समाज कन्विंस था कि हिटलर कभी हारेगा नहीं। लेकिन उसी जर्मन समाज ने देखा कि हिटलर हारा ही नहीं, उसने आत्महत्या की। और आज जर्मनी में हिटलर का कोई नाम लेवा नहीं है। तो अगर आपको गेस्टापो की भाषा से बचना है और गेस्टापो की भाषा को चुनौती देनी है, जिसे स्पेन के फ्रैंको ने 5वीं बटालियन की भाषा के तौर पर रखा था, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी लिखें आशा का संचार करने वाला लिखें, और उन लोगों के साथ खड़े हो जो आशा का संचार करते हैं। उन लोगों को विनोवर करें जो निराशा में डूबे हुए हैं। कुछ नहीं हो सकता। ये जो गैप मध्य वर्ग के बीच में और किसानों के बीच में दिखाई दे रहा है, ये गैप साधारण गैप नहीं है, ये लैंग्वेज का गैप है। जो मध्य वर्ग का हिस्सा जो आज जय हो मोदी कर रहा है, ये वह वर्ग है जो कि गेस्टापो की भाषा का गुलाम है। उसे किसान के मुहावरे, किसान की आदत, किसान के संस्कार, किसान की भाषा नहीं आती। वो नहीं समझ सकता उसे।
उसे समझाने की जरूरत है, उसे विनोवर करने की जरूरत है। और विनोवर सिर्फ एक ही ग्राउंड पर होगी कि चीजें बदल सकती हैं, दुनिया बदल सकती है। अगर दुनिया नहीं बदल सकती तो ये इतने परिवर्तन हुए कैसे समाज में? तो हम बलकल वस्त्र में ही होते अब तक। कोई दुनिया बदलती ही नहीं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर लोग हुए हैं जो कि ये सपने देखते थे कि अब दुनिया नहीं बदलेगी। आरएसएस से ज्यादा ताकतवर संगठन हुए हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कि दुनिया नहीं बदलेगी। तो जिन लोगों के पास में परिवर्तन की भाषा है, जिन लोगों के पास में आशा का संचार करने की, आंदोलन की क्षमता है, चाहे वो 2 आदमी हो चाहे वो 1 आदमी हो, जिसके पास में परिवर्तन की भाषा है, वह समाज को प्रभावित करेगा और बदलेगा। अब ये दिमाग से निकालते हैं। नरेंद्र मोदी, तात्कालिक तौर पर नरेंद्र मोदी की भाषा प्रभावित कर सकती है, वह नवनिर्माण नहीं कर सकती। वो देश का वोट ले सकते हैं, वो पूरी की पूरी विधानसभा जीत सकते हैं। 200 सीट नहीं बंगाल में, वो सारी सीट जीत सकते हैं, लेकिन बंगाल का विकास नहीं कर सकते। वो देश का विकास नहीं कर पाए 6 साल में, देश को पीछे ले गए, वो अब बंगाल का विकास कर लेंगे। नरेंद्र मोदी तात्कालिक लाभ तो उठा सकते हैं अपनी भाषा के जरिए, लेकिन वो आर्थिक विकास नहीं कर सकते। आर्थिक विकास करने वाली शक्ति है मजदूर और किसान। मजदूर और किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हुए भी ही आप देश का विकास कर सकते हैं। आप किसी और तरीके से देश का विकास नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो मजदूर और किसान पसंद नहीं है। वो तो मजदूर और किसानों के अधिकारों पर, कानूनों पर, उनके उपलब्ध जो अब तक के अधिकार थे उन पर हमले कर रहे हैं। तो मजदूरों के सारे अधिकार छीन के, सारे कानूनों में परिवर्तन करके, जो कि इधर किए गए हैं कोरोना के बहाने, देश का विकास होगा? देश का विकास नहीं होगा। मजदूरों को अधिकारहीन बना के देश कभी विकसित नहीं होता। आज जो अमेरिका इतना ताकतवर दिखाई देता है इसलिए कि अमेरिका में मजदूरों के पास में कुछ सुनिश्चित अधिकार हैं। नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के अनुयायियों को यह चीज समझनी होगी कि मजदूरों के अधिकार छीन के, किसानों के अधिकार छीन के आप देश का विकास नहीं कर सकते। आप वोट तो जीत सकते हैं, आप जमीन छीन सकते हैं, आप कारखाने छीन के उनका विनिवेश करके आप उन्हें बेच सकते हैं, लेकिन देश का विकास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में तमाम कंपनियों का विनिवेश किया, तमाम कंपनियां बेच दी, वो खड़ी हो गई पैर पर। एक कंपनी खड़ी नहीं हुई। कंपनी खड़ी किस बेस पर होती है? कंपनी खड़ी होती है इस आधार पर कि वहां मजदूरों की कितनी इज्जत है। देश खड़ा होता है इस आधार पर कि वहां श्रम की संस्कृति और श्रमिक वर्ग की कितनी इज्जत है। श्रमिक से नफरत करेंगे, किसान से नफरत करेंगे, देश का विकास करेंगे। देश का विकास मंत्रियों के और सांसदों के गाड़ियों के आधार पर और उनकी चमक दमक के आधार पर नहीं होता। ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। मजदूरों के अधिकारों पर हमले किए थे हिटलर ने, मजदूरों को गुलाम बना के रख दिया था। जर्मनी तहस नहस हो गया पूरा का पूरा। भारत में यह सिलसिला शुरू हुआ है, मजदूरों के अधिकार छीन लिए गए हैं। 1 अप्रैल से हड़ताल का अधिकार नहीं होगा आपके पास। आपकी जरूरत क्या है? आप यह चीज सुनिश्चित करें, देश का विकास करना चाहते हो तो यह चीज सुनिश्चित करें कि मजदूरों और किसानों के अधिकार सुरक्षित हों। मजदूरों और किसानों के अधिकार छीन के आप सिर्फ एक युद्धोन्माद पैदा कर सकते हैं, जो कि जर्मनी में किया गया। भारत में जनता का एक अंश ही सही, लेकिन इस बात को समझ तो गया। चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो जाट हो, वो किसी भी जाति के हों, वो समझ तो गए कि हमें प्रतिवाद करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है, जो चीज है, वो क्या है कि मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए। नरेंद्र मोदी की नजर इस बात पर है कि मजदूरों और किसानों को अधिक से अधिक अधिकारहीन बनाया जाए। और यह जो अधिकारहीन बनाने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से देश का विकास नहीं होगा।
आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं आएगा, देश और पीछे जाएगा। सो नरेंद्र मोदी की जो भाषा है वो विकास की भाषा नहीं है, वो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करने वाली भाषा नहीं है। वह यंत्रणा की भाषा है, वो विभाजन की भाषा है। और यंत्रणा और विभाजन की भाषा के आधार पर सिर्फ आप 6 साल से एंटी लेफ्ट कैंपेन करते रहे हैं। हिटलर ने भी किया था, मुसोलिनी ने भी किया था, सबने किया। अल्टीमेटली पहुंचे कहां? लेफ्ट तो रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो एंटी लेफ्ट कह के आप अपने वोट बैंक को चंगा तो कर सकते हैं, अपने अनुयायियों को चंगा कर सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन देश का विकास नहीं कर सकते। देश के विकास के लिए जरूरी है कि मजदूरों की भाषा को मानो, मजदूरों के संस्कार और संस्कृति और अधिकारों को मानो, किसानों की भाषा और संस्कृति और अधिकारों को मानो, और भारत के भाषाई वैविध्य को मानो। और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की भाषा में वैविध्य के लिए कोई जगह नहीं। और जब आपके पास वैविध्य के लिए कोई जगह नहीं है, तो तय है कि भारत के लिए तो ऐसे लोग एलियन हैं, दूसरे लोग के प्राणी हैं, वो भारत के नेचुरल अधिकारी नहीं है, वे भारत की राजनीति के स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है। और इसी अर्थ में लोकतंत्र में हम लोगों ने ये देखा भी है कि लोकतंत्र में विचलन भी होते हैं, और कभी कभी विचलन ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ ले जाने वाले होते हैं, सिर्फ आगे की तरफ ही नहीं, पीछे की तरफ ले जाने वाले होते हैं। ये विचलन पहले भी देखे गए, ये विचलन अभी भी देख रहे हैं। इस विचलन से निकलने का एक ही तरीका है आशा, और सिर्फ आशा रखना कि समाज बदलेगा, परिवर्तन होगा, चीजें बदलेंगी। नरेंद्र मोदी भी परास्त होंगे, नरेंद्र मोदी की भाषा की ग्रिप से भारत मुक्त होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।